हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड के लिए आपके साथ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के टाइम पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास 12th में चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा है, आसान है, 2-3 रिजिड टॉपिक्स है, वहीं से सवाल आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज का एजेंडा। ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया था, आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? डॉक्टर सालोके वाला जो ये माइक्रोस्कोप दिख रहा है, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ पर हमने तीन लेंसेज लगा रखे हैं। आप हो सकता है आपके पास ऐसा माइक्रोस्कोप हो जिसमें एक ही लेंस हो, 3 लेंसेज ना हो। हम वैसा ही माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा अटक गया है, फिर भी देखते रहिए क्योंकि दिखाई तो दे ही रहा है। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहलाती है ये, इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब का अर्थ है कि इस ट्यूब में लेंसेज लगे हुए हैं, एक एंड पे एक लेंस, एक एंड पे एक लेंस। तो बेसिकली जो भी लेंस से लेंस की दूरी है वो ट्यूब लेंथ कहलाती है। रिवॉल्विंग नोज पीस कहला रहा है। बेसिकली कुछ खास नहीं, इसको रिवॉल्व करा करके अलग अलग लेंसेज सामने लाए जा सकते हैं ताकि मैग्निफिकेशन चेंज किया जा सके। जहां पर भी आपने ऑब्जेक्ट के सामने लेंस को रखा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, और जहां पर भी आप इसे देख रहे हैं वो आईपीस लेंस कहलाता है जो आंखों के पास होता है। ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, ये बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स में ट्यूब को ऊपर नीचे मूव करती है, लेंसेज को एक दूसरे से दूर या पास लेके आती है। ये इंक्लिनेशन जॉइंट है, इससे हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ठीक। मिरर बेस कहना ठीक नहीं है, जो भी कह लो कोई दिक्कत नहीं, बस बेसिकली यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। सोर्स ऑफ लाइट इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से जब लाइट आएगी और ये ग्लास के थ्रू से जाएगी तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ चमकेगा, और इस पर सफिशिएंट लाइट जो है जब पड़ेगी तो ये हमारी आंखों में सफिशिएंट लाइट जाएगी, जिसकी वजह से ब्राइट इमेज दिखाई देगी। तो नीचे लाइट रखनी पड़ती है। अगर आप नीचे लाइट का सोर्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक मिरर रख दीजिए और सनलाइट में ये ऑब्जर्वेशन लीजिए, तो सनलाइट की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर इस ग्लास के थ्रू लेंसेज में जाएंगे। इस तरह का कुछ सीन है। इसकी खास बात इस पूरे सिस्टम की ये है, इस पूरे सिस्टम में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक लेंस और यहाँ पर एक लेंस जो है वो काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी और इनका एडजस्टमेंट ही इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता है, ठीक। कैसे बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज काम करते हैं। एक का नाम ऑब्जेक्टिव है और एक का नाम आईपीस या आई लेंस। खास बात यह है कि जो दोनों लेंसेज हैं इनको इस तरह एडजस्ट किया गया है कि प्रिंसिपल एक्सेस दोनों की सेम रहे, यानी कि यहाँ पर कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस आपको मिलेगी, ठीक। ऑब्जेक्टिव के फोकस को FO कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस को FO कहा जाएगा। इसी तरह आईपीस के फोकस को FE कहा जाएगा, आईपीस के फोकस को FE कहा जाएगा। ये डिस्टेंस FE हो गई और ये डिस्टेंस FO हो गई, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की और फोकल लेंथ आईपीस की। ट्राई करते हैं कि इसमें जो रियल ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रहे। ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर होने से फायदा क्या है? एक और बात है, सिर्फ बाहर न रहे, 2F के अंदर रहे। तो F और 2F के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज होती है वो एनलार्ज बनती है और बियॉन्ड 2F बनती है। अब अपने इस आईपीस वाले लेंस को उस नॉब से खिसका कर आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो आईपीस का फोकस है इस इमेज के आगे चला जाए। तो ये जो इमेज है ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। किसके लिए?
हमारे आईपीस लेंस के लिए हमने सीखा हुआ है कि एक लेंस से बनी हुई इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो ये लेंस इसका इरेक्ट और वर्चुअल एनलार्ज इमेज बना देगा। तो फाइनली आपको ये नजर आएगा, ये एडजस्टमेंट है इसका। ठीक, इनमें से लेंस के बीच की दूरी जो है ये ट्यूब लेंथ कहलाती है, और ट्यूब लेंथ डिसाइड करता है कि आपके पास मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आएगा या मिनिमम मैग्नीफिकेशन आएगा। तो इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। एक ये लेंस लिया गया और थोड़ा इससे बड़ा लेंस ले लेते हैं हम लोग, आईपीस बना लेते हैं। डिस्कशन और भी करेंगे, लेकिन चित्र पहले बना लें और उसके बाद कुछ लेबलिंग्स कर लें तो बात बन जाएगी। ये F0 है और ये भी बच्चों F0 है। हमने जानबूझकर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के बाहर रखा हुआ और 2F के अंदर रखा हुआ है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। अब इससे एक रे निकाली, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने रे दिखाई है तो उसे फोकस से पास कराइए, और उसके बाद एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, एंड यू विल गेट सम इमेज फॉर दिस सॉर्ट। हमने जानबूझ के अपने लेंस को कुछ एडजस्ट किया, और एडजस्टमेंट इस तरह भी कर सकते हैं कि जब चाहे तब हम अपनी मर्जी से एडजस्ट किया जा सकता है, और इसीलिए इस अपने आईपीस वाले लेंस को मूवेबल रखा गया था। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मिलेगी जो 2F0 के बाहर होगी। तो बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अब क्या करें, अपने इस आईपीस लेंस को आगे पीछे सेटल करें उस नॉब से घुमा कर, और ये इंश्योर करें कि जो आईपीस का फोकस है उसके अंदर ये इमेज बन रही है, मतलब फोकस बाहर है और इमेज अंदर है। तो ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस के अंदर, तो इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइड में हमारा ये लेंस बना देगा। यहाँ से एक रे ऐसे आती हुई माने, कंसीडर करें कि ये हमारे लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह ही इसे ट्रीट करें। मान लो ये FE है, अब ये रे जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। कोई बच्चा कहता नीचे वाली रेस के साथ क्यों ये कांड नहीं किया है, अभी करवाते हैं, चिंता ना करो। ठीक, अब एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो और फिर इसे भी बैक प्रोड्यूस करा दो। तुम इसे बैक प्रोड्यूस कराओगे तो तुम यहाँ पर इन दोनों को कट करता हुआ पाओगे। जब ये दोनों कट कर जाएंगे तुम फाइनली भी एक इमेज बना दोगे, और वो इमेज ये रहेगी। ठीक, ये है तुम्हारी फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है, ध्यान से समझने वाली चीज ये केस है। अब जो ये रेज आ रही थी इनका क्या किया जाए भाई, ये तो हमने अप्रोक्सीमेशन से बना लिया कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये लेंस है, तो रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, ये हमने बनाया। पर कोई रेज ऐसी जा रही थी क्या? नहीं, रेज तो नीचे आ रही थी। इनके साथ क्या करें,
ये रेस इस तरह जा रही है जैसा अभी बनाया आपके लिए, और फिर वो बैक प्रोड्यूस होकर के यहाँ पर इमेज बन रही है। इस तरह से ये इसका सीन। अब नामकरण संस्कार की बारी है, तो नामकरण संस्कार किए जाएं और उसके बाद इसी में हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। ये A है, ये B है, तो लॉजिकली ये A प्राइम होगा और ये B प्राइम होगा। आप इसे A डबल प्राइम बोल सकते हैं और इसे B डबल प्राइम बोल सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, अब चर्चा फिर किसी चीज़ की नहीं, बस इतना ही है कि तुम्हें दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि अगर इसे देखें तो ये रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए U, तो आप इसे UO बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो इसे VO बोल दें तो अच्छा है। फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की है, तो इसे FO बोल दें। अच्छा, फोकल लेंथ आईपीस को तो लिखी थी, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया तो इसलिए ये इसे यूपी लिख दें, और ये आईपीस के लिए इमेज बन गई, इसे वीई बोल दें। और हम जानते हैं कि जो फाइनल इमेज बन रही है, अगर उसे साफ सुथरा देखना है तो साफ देखने का तो सिर्फ एक ही जुगाड़ है, और वो जुगाड़ ये है कि हमारी फाइनल इमेज को एटलीस्ट डी पर बनना चाहिए। अगर वो डी पर बन रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फाइनल इमेज हमें साफ दिखाई देगी। अगर डी पर नहीं बन रही, उससे ज़्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो साफ दिखाई नहीं देगी, इसलिए फाइनल इमेज को डी पर बनना चाहिए। अब मैग्निफिकेशन का क्या केस है, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। हम सब जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा। एक बात को समझो, दो लेंसेज यहाँ लगे हैं, तो दो लेंसेज मिलाकर मैग्नीफाई कर रहे हैं। पहले वाले लेंस ने डबल कर दिया इमेज को और दूसरे वाले लेंस ने इस इमेज को ट्रिपल कर दिया, तो ओवरऑल 6 टाइम्स हो गया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, इन दो लोगों के मिल जाने से आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन देखेंगे तो वो तो सीधा क्लियर है कि V ऑब्जेक्टिव अपॉन U ऑब्जेक्टिव, एकदम फंडा क्लियर है इन लोगों का। आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना ही। आप इसी के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लें। आप लेंस फॉर्मूला यूज करें, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और f ऑब्जेक्टिव का, v ऑब्जेक्टिव का, u ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो 1/v0 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1/f0 प्लस 1/u0। आप इसे सॉल्व करें तो आएगा f0 u0 और यहाँ आएगा u0 प्लस f0, ठीक है। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी f0 u0 अपॉन u0 f0, ये हो गया u0 प्लस f0, सॉरी वो अपॉन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे लिए v0 की जो वैल्यू थी, अगर आप उसे देखेंगे तो लिखा है f0 u0 डिवाइडेड बाय u0 प्लस f0, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया है 1 अपॉन u0 से, भी कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है वो आएगा f0 अपॉन u0 प्लस f0, ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का है। चाहे उस टर्म में लिखो और चाहे इस टर्म में लिखो, ये इसलिए आसान है कि तुम्हें इमेज की दूरी नापनी नहीं, यहाँ पर फोकल लेंथ तुम्हें लेंस की पता है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है ये भी तुम्हें पता है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन आएगा। अब आईपीस का मैग्निफिकेशन देखो। आईपीस का मैग्निफिकेशन जो है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आईपीस का मैग्निफिकेशन तो ठीक वैसा ही है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप था। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या पड़ा हुआ था कि हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर रखा हुआ कन्वर्जिंग लेंस के, और उसकी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन रही थी, एनलार्ज बन रही थी। तो देखो ध्यान से कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर आ गया है, और अंदर वाले फोकस की जो इमेज है वो एनलार्ज है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे है, इस वजह से ये इरेक्ट है और वर्चुअल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड में बन रहा है। इस तरह की इमेज बनती थी। और यहाँ पे tan बीटा अपॉन tan अल्फा वाला हम लोग फॉर्मूला लगाया करते थे।
tan बीटा अपॉन tan अल्फा के फॉर्मूले से हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते थे। बीटा वो एंगल है जो इमेज हमारी आंखों में बना रही है, अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में बना रहा है। तो अल्फा कौन है और बीटा कौन है जरा पहचाना जाए। तो पहचानते समय हम यहाँ पर लिखते हैं ये एंगल बीटा। कहोगे बीटा क्यों लिखा? बीटा लिखने का बेटा सीधा सा कारण है कि ये जो इमेज है वो हमारी आंखों में ये बीटा ही तो एंगल बना रही है। हाँ सर ये बना रही है, अच्छी बात है। एक और बात कि अगर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा तो वो एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में बनाएगा। जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है जब ये एग्जैक्टली इमेज की लोकेशन तक चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा, और फिर वहां से जब हम एंगल नापेंगे तो जो एंगल निकलेगा हमारी आंखों पर वो एक्यूरेट एंगल होगा। और एक्यूरेट एंगल को ही मेजर करना हमारा काम है। तो हम यहाँ से एक रे से डाल लेते हैं। ये जो एंगल मिल रहा है बेटे ये हमें अल्फा मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये देखो, तो अगर मैं इस दूरी को x लिख देता हूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस भी बेटा कुछ और नहीं है, x है। हाँ तो फिर tan बीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल। तो tan बीटा को अगर तुम देखोगे तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर है जिसे x लिख रहे हो, और बीटा के साथ में बेस है जिसे तुम ue लिख रहे हो, होल डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू देखो, ये है x और ये है पूरा का पूरा ये। और इसे देखोगे क्या दूरी है, वो तो इमेज की दूरी है, उसे तुम d लिख रहे हो। तो बेसिकली tan अल्फा की जगह हो गया x अपॉन d, x से x कैंसिल हो गया और d उछलकर ऊपर चला गया। तो आईपीस का मैग्निफिकेशन बन गया बेटा d अपॉन ue। और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था। यहाँ से दो कंडीशंस तुम्हारे पास जनरेट होती हैं। कौन सी दो कंडीशंस जनरेट होती हैं उन्हें देखना बहुत ध्यान से। सबसे पहला कि रिलैक्स्ड आई कंडीशन। रिलैक्स्ड आई कंडीशन क्या कहती है? रिलैक्स्ड आई कंडीशन कहती है कि भैया हमारे पास जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे बननी चाहिए। तो आईपीस की इमेज कहाँ बन गई? इंफिनिटी पे। और यही रिलैक्स्ड आई कंडीशन को हम लोग कहते थे कि हमें मिनिमम मैग्निफिकेशन मिल रहा है। v को इंफिनिटी पे रखो तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। सारा कुछ हम आईपीस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए e लगा लें। फाइनल इमेज को जब आप इंफिनिटी पे रखेंगे तो इसे 1/इंफिनिटी रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को तो कहीं ना कहीं रखा था तो उसे माइनस u ही रख दें। और ये जब खत्म हो जाएगा 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो आपको fe की जगह ue नजर आएगा। तो जरा जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/ue था, और यही चीज क्या बन गई बेटा? d/fe। क्योंकि इंफिनिटी पे तो इमेज तब बन पाएगी जब आप फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और जब ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी तो बड़ी आसानी से आपके सामने ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन या रिलैक्स्ड आई कंडीशन के लिए फॉर्मूला है, ठीक। और ये जो मैग्निफिकेशन निकाली किसकी है बेटा? आईपीस की, ठीक। और इस रिलैक्स्ड आई कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या है, तो टोटल मैग्निफिकेशन तो VO/U था। याद करो टोटल मैग्निफिकेशन क्या था? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आईपीस का मैग्निफिकेशन। तो VO/U इनटू D/FE, ये मैग्निफिकेशन आ गया टोटल। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, अगर आप पीछे देखें तो FO/UO प्लस FO, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो यही टोटल मैग्निफिकेशन की शक्ल बदल जाएगी बेटा, और टोटल मैग्निफिकेशन आएगा FO अपॉन UO प्लस FO, ये ऐसे लिख दिए, इनटू D/FE। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो खास फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। बस ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे वो वैल्यू पुट करके, सब कुछ स्टैटिक है, फोकल लेंथ वगैरह चेंज नहीं होती, इसलिए मैग्निफिकेशन सीधा निकल आएगा। इसी के कंट्रास्ट में दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर आप इस नॉर्मल एडजस्टमेंट को देखें तो इसका मतलब होता है कि जो फाइनल इमेज है वो हमारी डी पर बन रही है। फाइनल इमेज डी पर बनने का मतलब ये है कि क्लोजेस्ट हमारी इमेज आ चुकी है, और इमेज जब क्लोजेस्ट होती है तो बड़ी दिखाई देती है, यानी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम हो गया है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोले, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले, सब एक ही बात है, ये दिमाग में रहना चाहिए।
अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, आई पीस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चीज़ें आई पीस के लिए हैं तो आई पीस के लिए सॉल्व करनी पड़ेंगी। आप इमेज की दूरी को -d रखिए, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को -u रखिए, और क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस से स्टेप होगा लेंथ को f रखिए। देखिए लेंस के लिए राइट की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया और लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव दिखाई दे रही है। ठीक है मेरी बात? तो चलो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/ue की वैल्यू आ गई 1/fe, और जब इस टर्म को राइट में ले जाओगे तो बेसिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/d बन जाएगा। आप इसे एलसीएम ले लीजिएगा तो fe इंटू डी, और यहाँ बनेगा d प्लस fe, और ये आया 1/ue। खेल गए। अब जरा मैग्निफिकेशन देखो, आई पीस का क्या निकाला था तुमने निकाला था d अपॉन ue, तो इसको लिख सकते हो d इंटू 1 अपॉन ue, और पूरा का पूरा 1 अपॉन ue की वैल्यू तुम्हारे सामने रखी हुई। तो d बेटा बाहर आ गया, 1 अपॉन ue की जगह लिखोगे d प्लस fe अपॉन fe इंटू डी। आप देखोगे d से d कैंसिल हो जाएगा, f को ले जाके जरा सबको निपटाने की कोशिश करो तो बचेगा तुम्हारे पास 1 प्लस d/fe। ये बन गया सब आपके पास मैग्निफिकेशन किसका, आई पीस का। एग्जैक्टली यही मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाते वक्त हमने निकाला था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो आई पीस है वो बिल्कुल वैसा बिहेव करता है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम मैग्निफिकेशन करके मैग्निफिकेशन को बढ़ा रहे हैं, कोई एक लेंस का कमाल नहीं है। तो अब अगर आप आईपीस के मैग्निफिकेशन के साथ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन भी लगा दें तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ये VO अपॉन UO दिखाई दे रहा है और मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 1 प्लस d/fe से, और फिर कोई कहेगा नहीं ये तो FO अपॉन UO प्लस FO है, निकाला ना हम लोगों ने सर। देखो तो 1 प्लस d अपॉन fe ये रख दिया जाएगा और ये बन जाएगा अपना टोटल मैग्निफिकेशन। ये बन गया साहब टोटल मैग्निफिकेशन। खेल खत्म, पैसा आ जाए। बहुत ही शानदार फॉर्मूला और कोई डेरिवेशन में डिफिकल्टी नहीं है। मेरे हिसाब से काम हो ही गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इजी एकदम सस्ता। तो आप इसे देखिए बहुत ध्यान से किस तरह से मैग्निफिकेशन निकाला गया है, क्या क्या मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केसेस हैं। ठीक है ना, एकदम आसान से। एक छोटी सी और बात बताता हूँ। मैंने कहा था कि जो लेंस से लेंस के बीच की दूरी है इसे ट्यूब लेंथ बोलते हैं। ठीक, अब अगर इस ट्यूब लेंथ पे मैं कमेंट करने जाऊँ तो तुम इस तरह का सोच सकते हो कि ज़रा इस जो इंटरमीडिएट इमेज है यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करो। इस इंटरमीडिएट इमेज से पहले ये V है और इसके बाद ये UE है, तो आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की जगह VO प्लस UE रख सकते हो। लेंथ निकाल रहे हो इसलिए इसमें साइन नहीं रखने हैं तो मैंने मॉड वैल्यूज लगा दी। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ऐसे बोली जाती है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये है। ठीक है मेरी बात, VO प्लस UE ऐसा है। अब इसी VO और UE की खास बात है कि जब हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट की बजाय हमारे पास एक ऐसा केस आएगा जिसमें हम लोग इनफाइनाइट पर इमेज बनाते हैं, यानी कि रिलैक्स आई कंडीशन की बात करते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ऐसे समय पर UE और FE बराबर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक इसके फोकस पर यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी तब तक इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी। देखो चाहे पढ़ा हम लोगों ने कि जब भी कभी रिलैक्स आई कंडीशन होगी तो UE की वैल्यू FE के बराबर होगी। अच्छा, तो हम कहेंगे रिलैक्स्ड आई कंडीशन। देखना बेटा, अगर ये रिलैक्स्ड आई कंडीशन की बातें कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो UE है वो FE के बराबर हो चुका है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो बन जाएगी V0 प्लस FE।
क्या बात है, ये तो बड़ा आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। ये बन गया सर, वी नॉट प्लस एफ बन गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एल की वैल्यू वी नॉट प्लस यू ई ही रहती है। अब चाहो तो इसको कन्वर्ट करके लिखना, चाहो किसी भी शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल एडजस्टमेंट में स्मॉलेस्ट ट्यूब लेंथ या माइक्रोस्कोपी लेंथ मिलती है, और रिलैक्स्ड आई कंडीशन में लार्जेस्ट ट्यूब लेंथ मिलती है। दो स्पेशल कंडीशंस हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, कब लार्जेस्ट ट्यूब लेंथ मिलेगी, कब मिनिमम ट्यूब लेंथ मिलेगी, और मैग्निफिकेशन कब लार्जेस्ट होगा और मैग्निफिकेशन कब मिनिमम होगा। तो ले डायग्राम भी आपको जिस तरह मैंने बनाया आना चाहिए, लेबलिंग भी आनी चाहिए। हालांकि बाद में मैंने इसमें काफ़ी रेशमिश करी है, बट साफ सुथरा डायग्राम बना है। मैग्निफिकेशन कैसे लिखना है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। वंस यू नो ऑल दिस, तो मेरे हिसाब से कोई खेल बचेगा नहीं और चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा खत्म हो जाता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ आपको कोर्स भी खत्म हो जाता है। हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे, चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो हम लोग का काम जो है वो वेव ऑप्टिक्स करने का है, सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ चैप्टर शटर। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन प्रिंसिपल से कुछ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की लॉस प्रूफ करेंगे। फिर हम लोग इंटरफेरेंस YDAC पढ़ेंगे और डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन, मालस लॉ एक्सेट्रा सब कुछ कोर्स से कटा हुआ है। 3 टॉपिक हैं, हाइगन प्रिंसिपल, YDAC और डाइफ्रैक्शन। ये 3 चीज़ें कर कर वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो 3 से 4 लेक्चर्स में हम वेव ऑप्टिक्स को एक्सॉस्टिवली कवर कर रहे होंगे इन डिटेल। ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है यही आएगा, इसे ही 100% फॉलो करिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिलहाल ये चैप्टर बेटा यहाँ क्लोज हो रहा है, इसीलिए आज का लेक्चर छोटा भी है। साउथ सिटी PCMB को लगातार फॉलो करते रहिए। जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आप इसमें पाएंगे ICSE 10th और ISC 12th के बोर्ड का सिलेबस का ईयर लॉन्ग कवरेज, जो रिवीजन के टाइम पर होगा और आपके बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा उससे। आप देखें इसे, जितना कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा उसे ही बस रिवाइज करिए। बोर्ड के एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 यहीं से आने वाला है। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। टिल देन हमें फॉलो